नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, लास्ट टॉपिक है फंक्शन का, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ओके, तो अगर इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि इनवर्स जब ही पॉसिबल है किसी का। एग्जांपल के लिए, इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ए टू बी इज 1 1, 1 1 का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव एंड ऑन टू मीनिंग है सर्जेक्टिव, देन देयर एग्जिस्ट a unique function g b2a such that if f of alpha equal to beta, then g of beta equal to alpha for all alpha beta. Here gx is called inverse of fx, that is gx equal to f inverse of x, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब इसका पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखो देखो याद रखना, इनवर्स जब भी पॉसिबल है किसी फंक्शन का जब वो 1 1 और ऑन टू हो, दोनों कंडीशन को होना पड़ेगा, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ए टू बी इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होना चाहिए, एंड लिखा है मैंने, ऑन टू भी होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी बी टू ए। देखो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू बी, ये बी टू ए डिफाइन है, जस्ट इसका इनवर्स है, ठीक है। मतलब इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन गई है, और जो इसकी रेंज है वो इसके डोमेन बन गई है ना। अब मैं रेंज वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, अब तुम बोलोगे कोडोमेन यूज करना चाहिए, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों ही है। तो अगर जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू भी हो साथ में, तो रेंज डोमेन के इक्वल ही हो जाती है ना। ऑन टू में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है, समझ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे रेंज वर्ड यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कोडोमेन बोलता, ठीक है। अच्छा, सच दैट अगर मैं एफ के अंदर अल्फा डालता हूँ तो मुझे बीटा मिलता है, यानी ये डोमेन है, ये रेंज है। अगर जी इसका इनवर्स है तो मैं उसमें अगर बीटा डालूंगा, मतलब जो इसकी रेंज है वो डालूंगा, तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, तो इसे बोलते हैं इनवर्स। तो याद रखना आज से, इनवर्स जब ये पॉसिबल होता है जब फंक्शन 1 1 भी होता है और साथ में ऑन टू भी होता है। अगर जब तक 1 1 नहीं, ऑन टू नहीं, इनवर्स का कोई चांस नहीं है। अब इस चीज को हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। देखो दिस इज ए, दिस इज बी, तो यहाँ ले लिया मैंने अल्फा, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, लाइक दैट, ठीक है। इसकी इमेज है ये, इसकी इमेज है ये, लेट कर लेते हैं, इसकी सिंपल सिंपल सीधी सीधी इमेज ले ली। तो यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन डिफाइन होगा वो एफ है, याद रखना, ठीक है। ए टू बी, इसकी डायरेक्शन ये है, और जो बी से ए की तरफ डिफाइन होगा वो एफ इनवर्स एक्स है, जिसको मैंने जी एक्स बोल, क्या बोल रखा है जिसको, जी एक्स, क्योंकि इनवर्स भी एक फंक्शन ही है ना, सही है। अब देखो तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, ये जो फंक्शन है 1 1 भी है, 1 1 क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर रेंज में जो भी एलिमेंट है उसकी अगर एक ही इमेज है, तो सारे रेंज में जो भी एलिमेंट है उसकी एक ही एक इमेज है, तो ये 1 1 है, ठीक है। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो ये ऑन टू है, यानी ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। तो अगर ऐसा होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ऐसा होता है तो एक नया यूनिक फंक्शन, सॉरी मान लो ये फंक्शन ए से बी डिफाइन है एफ एक्स,
So then there exists a unique function f inverse x for which domain becomes range and range becomes domain. अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं. चलो, मैंने क्या किया, एफ एक्स मेरा फंक्शन, मैंने एफ में अल्फा 1 डाला. अगर मैंने अल्फा 1 डाला तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, बीटा 1. क्या मिलेगा, बीटा 1. सही है. अब ये इनवर्स के तरीके से देखते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ आते हैं, जी एक्स को देखते हैं, मतलब एफ इनवर्स एक्स से जी एक्स है. सही है. अब मैंने यहाँ पे एक बीटा 1 एलिमेंट डाला, तो बेटा जब मैंने बीटा 1 डाला तो मुझे क्या मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा 1 मिलेगा. सही है. समझो मेरी बात, ये फंक्शन इधर से इधर डिफाइन है, तो ये डोमेन बन गई, ये रेंज बन गई. तो मैं डोमेन से एक एलिमेंट बीटा 1 डाला तो मुझे अल्फा 1 मिल गया, और यहाँ पे अल्फा 1 डाला तो बीटा 1 मिल गया. तो इसका मतलब जो इसके डोमेन है वो इसकी रेंज है, और जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है. तो ये फंक्शन एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, इनवर्स हो गए. समझ आई बात. कोई और भी एलिमेंट ले सकते हो इसमें. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो डोमेन है एफ की वो रेंज है एफ इनवर्स का, एंड जो रेंज है एफ की वो डोमेन है एफ इनवर्स. समझ रहे हो मेरी बात. जहां तक पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को, रिप्लाई करो एक बार जरा. यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब मैंने क्या बोला, अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और इनवर्स की खासियत क्या है, जो इसकी डोमेन है, मतलब जो एफ की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी, और जो एफ की रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी. ठीक है. तो ये पहला पॉइंट हो गया. ठीक है. नोट हो गया अपना, नोट नंबर 1 हो गया. ठीक है. अब नोट नंबर 2 पे आ जाओ. ठीक है. या पॉइंट नंबर 2 जो तुम बोलो. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं. ठीक है. अब ध्यान सुनो मेरी बात. अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है. दैट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट. ठीक है. इट शुड बी 1 1 एंड 1 2. ठीक है. और हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. सही है. और यहीं से एक नया फंक्शन मैं नाम दे रहा हूँ. ठीक है. आगे यूज होगा, बाइजेक्टिव. एक होता है बाइजेक्टिव फंक्शन. तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है प्लस सर्जेक्टिव भी है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव. ठीक है. या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जिस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है वो बाइजेक्टिव भी होता है. समझो, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव क्या बना देता है, बाइजेक्टिव बना. सही है. तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3. ठीक है. ये नेसेसरी कंडीशन है वो तो ठीक है. रोल ऑफ x and y get interchanged if we move from f to f inverse. अगर हम f से f इनवर्स की तरफ मूव करेंगे तो x और y क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है. मैं बोला ना, डोमेन रेंज में हो जाएगी और रेंज डोमेन में हो जाएगी. ठीक है. तो ये वही कहना चाहता है. नेक्स्ट नोट 4. ग्राफ ऑफ y equal to f inverse x can be obtained from the graph of y equal to fx by either taking reflection about
y इक्वल टू x लाइन और इंटरचेंज, ठीक है, और इंटरचेंज x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर तुम्हारे पास एफ एक्स का ग्राफ है मान लो, ठीक है, और तुम्हें फंक्शन एफ का ग्राफ पता है, तो तुम एफ इनवर्स का ग्राफ बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? एक तो ये तरीका है कि y इक्वल टू एक्स पे इसका रिफ्लेक्शन ले लो, दूसरा तरीका क्या है, एक्स और वाई एक्सिस को चेंज कर दो, है ना। तो सबसे बेटर तरीका तो रिफ्लेक्शन ही है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबको पता है ये किसका ग्राफ है, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ है मान लेते हैं, सही है। तो ये फंक्शन है हमारा, ये एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है। अब मुझे एफ इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो पहले तो मैं एक y इक्वल टू एक्स लाइन खींचूंगा जो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है, ये तो पता ही है तुम्हें। y इक्वल टू एम एक्स लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है, इसका स्लोप क्या है, m है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब तुम इसका रिफ्लेक्शन उठा के यहाँ पे ले लो, तो आपको क्या नजर आएगा, तो आपको नजर आएगा, आपको नजर आएगा ये ना, शीशे में रखना है इसे, मतलब एक पेज पे बनाना, मिरर में देखना है इसे, ठीक है। तो आपको इस वाले कर्व का ये मिलेगा, और ये कर्व किसका होता है, y इक्वल टू ई की पावर x का, है ना, होता है। इसको जी एक्स बोल दो आप, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स है ना, और ये क्या अपना एफ इनवर्स x। तो एफ इनवर्स x का ग्राफ, एफ इनवर्स x लिख लो बस, ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्लियरिटी रहे, ठीक है। तो अगर ये एफ एक्स ग्राफ है तो बेटा ये क्या है, एफ इनवर्स x ग्राफ। तो एक तो तरीका सिंपल सा है, y इक्वल टू एक्स पे रिफ्लेक्शन ले लो, तो मिल जाएगा आराम से, ठीक है, मतलब उसके इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा, सही है। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका, ये पहला मेथड है ना। एक दूसरा मेथड क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दो भाई, ठीक है। क्या कर दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कर दो इंटरचेंज कर दो, ठीक है, कैसे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, मान लेते हैं। ग्राफ क्या था भाई अपना, इस टाइप का ग्राफ, सही है। अब आप क्या करो, जरा ध्यान सुनना, ठीक है, ये y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ था, आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करो। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ भाई, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं रोटेट करने वाला हूँ, 90 डिग्री रोटेशन कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो रोटेशन, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये x यहाँ पे आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा, सही बात है ना। चलो बनाते हैं, यहाँ y आ जाएगा, y एक्सिस बन जाएगा, ये x बन जाएगा। अब जैसे मैंने रोटेट किया होगा तो ये ग्राफ भी तो ऊपर पहुंचेगा, ये ग्राफ कैसे आ जाएगा सोचो, ये ग्राफ कहाँ पे जाएगा, ये भी तो रोटेट करेगा भाई साथ में। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान सुनना, ये ग्राफ बनेगा, एक मिनट, टाइप, ऐसा बनेगा ये, बोलो बोलो सही है नहीं है, सही है। 90 डिग्री से रोटेट करो इसे पहले, तो ऐसे ही तो बन जाएगा, खुद देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो, और ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। बोलो ये समझ आया वाला रोटेशन, रोटेशन तुम खुद देख लो भाई अपनी आंखों से, सामने पेपर पे बना के, जैसे मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यस और नो, देखो जरा ध्यान से, बनेगा नहीं बनेगा, देखो ध्यान से,
बनेगा ना, ये यहीं पे तो पहुंच जाएगा भाई, है नहीं पहुंचेगा क्या? ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा, समझ लो, ऐसे ही बनेगा ना ये। हाँ ठीक है, अब फ्लिप कर दूंगा इस ग्राफ को, ठीक है, इस ग्राफ को आप फ्लिप कर दो, देन फ्लिप इट। फ्लिप पता है ना, ऐसा है तो ऐसा, ये फ्लिप है ना, ये जैसा ऐसा है, ये लो फ्लिप हो गया, ठीक है। तो इसको जैसे मैं फ्लिप करूंगा तो व्हाट आई गॉट, देखो देख लेते हैं पहले कैसा है, ये ऐसा है, इसको फ्लिप कर दो, पलट दो, इसे पलट दो, ठीक है, तो जैसे ही पलटोगे तो आपको ग्राफ मिलेगा इस टाइप। और यही ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ई की पावर x, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स एक्स है, लॉग का इनवर्स है, ठीक है। तो रोटेशन कैसे करते हैं, ध्यान सुनो, मतलब इंटरचेंज, पहले तो आप 90 डिग्री रोटेट कर दो इसे एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, ताकि एक्स और वाई एक्सिस इंटरचेंज रहे। फिर जो ग्राफ बनेगा उसको फ्लिप कर दो, क्या कर दो, फ्लिप। तो जो नया ग्राफ बनेगा ना वो एफ इनवर्स एक्स का बनेगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या, फ्लिप करना है, जब पलट देना है, तो ये क्या है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऐसे, और ये हो जाएगा नीचे, समझ रहे हो, इसको ही फ्लिप बोलते हैं। तो वो तो यहाँ तक क्लियर है क्या, पहला मेथड बड़ा इजी है, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज ले लो, बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को, रिप्लाई करो जल्दी से। ठीक है, ये मीटिंग ना लीव मत करो, चलो ये आई थिंक सबको समझ आया, ठीक है। आप नेक्स्ट नोट लिखते हैं, कौन सा नोट चल रहा है अपना, है ना, अभी तक समझने के लिए 1 1 1 2 होना चाहिए पहली चीज। रेंज उसकी डोमेन के इक्वल हो जाती है, डोमेन रेंज के इक्वल। एक नया फंक्शन है बाइजेक्टिव, अगर इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव है, ठीक है, मतलब दोनों, या तो ऐसा बोल सकते हैं बाइजेक्टिव का इनवर्स निकलता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी ग्राफ बनाना हो एफ इनवर्स एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन ले लो, तो आपको एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। या फिर इंटरचेंज कर दो एक्स और वाई एक्सिस को, पहले 90 डिग्री रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज में, फिर उसका फ्लिप कर दो उसे, तो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अच्छा फ्लिप करने के बाद ये एक्सिस बदल जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि फ्लिप कर देंगे तो फिर ऐसा आएगा। चलो आ गया नेक्स्ट नोट, जो भी है नोट डाल लेना, ठीक है, कौन सा चल रहा है, थर्ड, सॉरी फोर्थ, फिफ्थ, 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 सही है। अब देखो ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि इफ अल्फा बीटा लाइज ऑन वाई ऑन एफ एक्स बोल दो, ठीक है, ऑन एफ एक्स, देन बीटा कॉमा अल्फा शुड बी लाइज ऑन, शुड बी लाइज ऑन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहा है एफ एक्स पे, तो बीटा कॉमा अल्फा किस पे लाई करेगा, एफ इनवर्स एक्स पे, सिंपल सा फंडा है ना। यहाँ पे अगर पॉइंट आपका अल्फा कॉमा बीटा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है इस पे, तो इस पे बीटा कॉमा अल्फा लाई करेगा, सही है। तो ये पॉइंट हो गया अपना सिक्स। अब सिक्स पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास मान लो एफ इनवर्स फंक्शन है, ध्यान सुनना मेरी बात, मेरे पास एफ इनवर्स एक्स फंक्शन है, सही है। अब आपने ना इसका एक बार इनवर्स ले लिया, है ना, और लिखने का तरीका ये है इसका, ठीक है। या फिर वैसे एफ इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हो आप, ठीक है, अगर चाहो तो पहले मेरे पास एक इनवर्स फंक्शन था, फिर से उसका इनवर्स ले लिया, तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, एफ एक्स, है ना, सिंपल सा फंडा है वही, कि अगर ये दो कर्व हैं, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो एफ मिलता है, और इनवर्स है तो यहाँ से यहाँ तक होता है, तो उसी इनवर्स को फिर से इनवर्स ले लो, तो एफ एक्स ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। एक बार इतना लिखो जल्दी से, लिखो।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। इनवर्स का इनवर्स ले लोगे तो एफ एक्स बचता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट और लिखते हैं फिर, ठीक है। ठीक है, समझो जरा, समझो एक चीज पहले। मेरे पास जैसे ही कर्व है, ये सॉरी ये वेन डायग्राम है, तो ए और ये बी है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है और ये अल्फा 4 है, ठीक है। दो सेट है मेरे पास, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4। तो समझना जरा, ठीक है। जैसे मान लो इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज है, सिंपल सिंपल इमेज ले ली, ये 1 1 ऑन 2 है। यहाँ से यहाँ तक जो डिफाइन है फंक्शन, वो एफ एक्स डिफाइन है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिफाइन है वो एफ इनवर्स एक्स डिफाइन। ठीक है, अब देखो मैं क्या कुछ एक एक वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बार बताओ, एफ ऑफ अल्फा 1 कितना आएगा? तो एफ ऑफ अल्फा 1 आप बोलोगे सर बीटा 1 आएगा, कितना आएगा? बीटा 1, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि एफ इनवर्स ऑफ बीटा 1 क्या आएगा? तो आप बोलोगे अल्फा 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट मैं इंटरेस्टेड हूँ एक नई क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, किसको? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को, कंपोजिट फंक्शन एक टाइप का, ठीक है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ, सही है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक्स की जगह बीटा 1 डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि इनवर्स है तो उसकी डोमेन ये होगी, चाहे बीटा 1 डालो, बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4। तो मैंने बीटा 1 डाल दिया। जैसे मैंने बीटा 1 डाला, देन आई गॉट एफ इनवर्स बीटा 1। और एफ इनवर्स बीटा 1 पे कितनी वैल्यू है? अल्फा 1 है ना, बीटा 1 पे कितनी वैल्यू? अल्फा 1 है, तो एफ ऑफ अल्फा 1। और एफ ऑफ अल्फा 1 पे फिर से वैल्यू कितनी है? बीटा 1, सही है। फिर से वैल्यू कितनी है? बीटा 1। समझ रहे हो मेरी बात क्या? समझ रहे हो भाई, है ना? एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। इस बार एक्स की जगह डालते हैं बीटा 3 डाल देते हैं। तो जैसे मैंने बीटा 3 डाला तो ये मिल गया एफ इनवर्स बीटा 3। और बीटा 3 कितना है भैया? अल्फा 3 है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा 3। और एफ ऑफ अल्फा 3 किसके इक्वल है? बीटा 3 के। तो क्या मैं बेटा ये बोल सकता हूँ जो मैं डाल रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है? अगर इस वाले फंक्शन में जो मैं डाल रहा हूँ वही मिल रहा है, मतलब मैंने एक्स ये डाला तो एक्स ये मिला, तो ये इक्वल टू एक्स बोल देता हूँ, मतलब मैं जो डाल रहा हूँ ना वही मुझे मिल रहा है। यहाँ भी मैंने जो डाला है वही मुझे मिल रहा है। मानते हो इस बात को? नहीं मानते? बोलो जल्दी से, यस और नो। बोलो यस और नो, जल्दी से बोलो। मतलब जो मैंने इनपुट डाला है ना बीटा 3, वही मेरे को बीटा 3 मिल गया, इसका मतलब एक्स मिल गया, है ना? ये मानते हो वाली बात? ठीक है, अब एक और करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन और देखते हैं। देखो, ये तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकाला, एक ऑब्जर्वेशन और देखते हैं। अब मैं निकालूंगा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स को डाल रहा हूँ अल्फा 1। तो जैसे मैंने एक्स को अल्फा डाला, क्योंकि ये एफ एक्स फंक्शन है तो डोमेन तो ये वाली लेगा ना, ये वाली डोमेन लेगा, ठीक है। तो अल्फा 1, अल्फा 1 पे कितना दे रहा है? बीटा 1 दे रहा है। और एफ इनवर्स बीटा 1 कितना है? अल्फा 1, फिर से अल्फा 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और निकाल लिया, चलो तो मान लिया, ठीक है। इस बार एक्स को डाल दिया मैंने अल्फा 2। तो जैसे मैंने अल्फा 2 डाला, यहाँ पे हो गया एफ ऑफ अल्फा 2। अल्फा 2 पे कितनी वैल्यू है? तो आप बोलोगे सर बीटा 2 है। और बीटा 2 पे वापस वैल्यू कितनी है? अल्फा 2। तो सेम बात है, जो मैं डाल रहा हूँ भाई, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वही आउटपुट लास्ट में मिल रहा है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक्स के इक्वल है। मैंने कहा यस बिल्कुल, ये भी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दो चीजें बोल सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? ये रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है, और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी क्या होता है? एक्स होता है। बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या? यहाँ पे जो आपका भाई ये जो फंक्शन है ना, बाहर जो लिखा हुआ फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है वो पूरी एफ इनवर्स एक्स है। तो ये सेटिस्फाई तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ व्हाट? एफ इनवर्स एक्स। जबकि यहाँ पे क्या होगा?
x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी ये जनरल इक्वल नहीं होते, ठीक है, ये डोमेन पे डिपेंड करता है। ये दोनों की किस पे डिपेंड करता है बेटा? डोमेन पे डिपेंड करता है। सही है क्या? फिर से समझा देता हूँ, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। बताना क्या है, अपना एक कंक्लूजन याद रखना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स होता है, बट दोनों की डोमेन क्या होती है? डिफरेंट होती है। दोनों की डोमेन क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है, ठीक है। सही है क्या? दोनों की डोमेन क्या होती है? डिफरेंट। चलो बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ये जनरली इक्वल नहीं होते, ठीक है, कोई ऐसा केस आ जाए तो कह नहीं सकते, बट ये जनरली इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी तुम्हें? आवाज आ रही है? रिप्लाई नहीं आ रहा तुम्हारा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 9-10 मिनट है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। लेट लेट एक फंक्शन डिफाइन है ए से बी, इन्वर्टिबल है। एक फंक्शन का डिफाइन है अपना इन्वर्टिबल है, देन एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो बताओ भाई ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से बताओ। ये कह रहा है एफ इन्वर्टिबल है, मैं कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू के आपस में इक्वल होंगी क्या? है ना? इस रिजल्ट को देखोगे तुम इक्वल ही बोलोगे, क्योंकि यहाँ भी एक्स आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है ना? बट एक्चुअल में इक्वल नहीं होंगी, मैंने बताया डोमेन में डिफरेंस है इसकी। इसकी कुछ और डोमेन है, इसकी कुछ और डोमेन है, तो जनरली तो इक्वल नहीं होती, ठीक है। तुम्हें लिखना है, तुम्हें फॉल्स, आंसर क्या है? फॉल्स, एज देयर डोमेन आर डिफरेंट इन जनरली, जनरल। सही है क्या? ठीक है, ये क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट एक फंक्शन डिफाइन है 1 से 3, इसके डोमेन है और इसकी रेंज है। कोडोमेन बोलोगे बेटा, ठीक है, रेंज नहीं बोलोगे, कोडोमेन बोलोगे, ठीक है। बट अब मैं लिख दिया इन्वर्टिबल, तो इसको रेंज भी बोल सकते हो। इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। सही है, तो इसको सॉल्व करता है, बट ये जनरली इक्वल नहीं होता, बट इसने इक्वल कर रखा है इसे, ठीक है। तो अगर इसने इक्वल कर रखा है तो समझते हैं, ठीक है। एक फंक्शन मान लो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, तो उसकी डोमेन ये है, और रेंज क्या है? रेंज बोल सकते हो आप, क्योंकि इन्वर्टिबल है इसलिए रेंज बोलना, अदरवाइज को डोमेन है। और जो एफ इनवर्स होगा वो कैसे डिफाइन होगा बेटा? तो अगर मैं एफ इनवर्स को डिफाइन करूँ ना, तो उसकी जो डोमेन हो जाएगी, ऊपर लिख देते हैं, अगर इसका उल्टा हो जाएगा ना, अगर एफ इनवर्स को डिफाइन करूँ ना, तो उसकी जो डोमेन हो जाएगी 1 से 7 हो जाएगी, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी? 1 से लेके 3 तक हो जाएगी। तो अगर ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल हैं, तुम्हें पता ही एक्स के इक्वल होते हैं, है ना? ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? एक्स के। बट इसमें ये कंडीशन है, इसकी जो डोमेन होती है वो एफ एक्स होती है, एफ एक्स की जो डोमेन होती है वही इसकी डोमेन होती है। इसकी डोमेन क्या होती है? जो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन होती है। अब दोनों के डोमेन पे गौर फरमाते हैं, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है बेटा? 1 से 7 है, ठीक है, एफ इनवर्स की। इसकी क्या डोमेन है, लिख देते हैं। इसकी डोमेन क्या है? 1 से लेके 7। और डी ऑफ एफ एक्स, इसकी डोमेन क्या है? 1 से लेके 3 तक। और ये आपस में इक्वल है। तो बेटा ये जब भी इक्वल होते हैं, जब इनकी डोमेन क्या हो? सेम हो।
तो आपको इसमें से वो वाला पार्ट ले लेना डोमेन का जो इक्वल है, क्योंकि 1 से लेके 7 तक तो ये सेम देगा नहीं, क्योंकि इसके डोमेन डिफरेंट है, इसके डोमेन डिफरेंट है। बट क्वेश्चन वाले ने बोला है कि दोनों इक्वल हैं, तो ये जब ही इक्वल होंगे जब इसका एक पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो क्या होगा, 1 से लेके 3 होगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो क्या होगा, 1 से लेके 3 होगा, जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, समझे मेरी बात? क्योंकि दोनों के डोमेन डिफरेंट डिफरेंट है, बट इसने बोला है कि दोनों इक्वल है। तो फिर इक्वल कब हुए होंगे, जब दोनों के जो जो कॉमन पार्ट होगा ना दोनों के डोमेन का, उसको हम ले लेंगे, तभी इक्वल हो गया। अदरवाइज ऐसा थोड़ा ना, अगर एक्स के इक्वल है, मान लो मैं 7 रख दूं, तो 7 तो इसमें आ भी नहीं पाएगा। अब तुम 1 से 3 के बीच कुछ भी रखो, ये इक्वल ही देंगे। ठीक है, तो बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या सारे बच्चों को? रिप्लाई करो जल्दी से। ठीक है, अब बस लास्ट, हाउ टू फाइंड इनवर्स। फर्स्ट, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, वेरीफाई वेरीफाई फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। सबसे पहला स्टेप तो कहता है पहले तो आप वेरीफाई करो कि 1 1 और ऑन टू है या फिर नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव अपने आप में मतलब 1 1 ऑन टू है। ठीक है, देन in the definition of y equal to fx, interchange x and y। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो आप x को y से चेंज कर दो, y से y को x से चेंज कर दो। ठीक है, तीसरी बात, फिर लास्ट में फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, फिर y को x के टर्म में निकाल लो, है ना, और लास्ट में ऑब्टेन डेफिनेशन डिफाइंड फ्रॉम रेंज ऑफ फंक्शन से डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना, क्योंकि इनवर्स की बात करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो वो रेंज ऑफ फंक्शन से डोमेन ऑफ फंक्शन होगी, विल गिव रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन। सही है, सही बात है क्या? ये स्टेप हमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स प्लस 1 है मान लेते हैं सिर्फ। ठीक है, इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है। डोमेन क्या है, रियल नंबर। सही है, अच्छा क्या ये 1 1 है? तो बिल्कुल 1 1 है। क्यों? इसका जो ग्राफ बनेगा एक्स और वाई, एक्स को जोड़ डालो वाई 1 आएगा ना यहाँ से, इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर आप एच पी एल लगाओगे ना इस पे, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये 1 1 तो है। सही है, अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में क्या होता है, रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है ना। अच्छे से फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया रियल टू रियल। तो कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। और इस फंक्शन की रेंज क्या होती है, पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा आर होती है। अगर और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज हमेशा क्या होती है, आर होती है। तो रेंज किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के। तो यहाँ से मैं इसे ऑन टू भी बोल सकता हूँ। तो फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब बाइजेक्टिव हो गया। सही है, और अगर ये बाइजेक्टिव हो गया तो हम क्या लेट करेंगे, पहले एफ एक्स को वाई लेट करेंगे, विच इम्प्लाइज इसकी जगह वाई डाल देंगे, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने बोला इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। तो एक्स को वाई में इंटरचेंज कर दो, वाई को एक्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। इंटरचेंज एक्स एंड वाई। ठीक है, अब वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालनी, तो वाई कितना आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। सही है, अब लास्ट में कुछ नहीं करना, मुझे पता था कि एफ एक्स क्या है बेटा, वाई है,
ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। तो इस y को मैंने रिप्लेस कर दिया क्या, f इनवर्स, एक मिनट, लास्ट में हमने कलेक्ट कर लिया ना y इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी x की वैल्यू निकालो यहाँ से, ना कि y की मत निकालो, ठीक है। तो x y के टर्म में ऑलरेडी आ चुका है ना, इसने बोला था ना फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, नहीं y x के टर्म में निकालें तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉरी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1 आएगी। अब बस कुछ नहीं करना, इस y को एक नया फंक्शन दे देना, कोई भी नाम, gx बोल देना, और ये gx क्या है, f इनवर्स x,